टीवी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने शुभकामनाएं दी। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में नेताओं ने उनके नेतृत्व और योगदान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके प्रयास हमारे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिखा कि वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि उनका ये वर्ष उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि से भरा रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपार ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रति आपका दूरदर्शी नेतृत्व और अथक समर्पण पूरे राष्ट्र को प्रेरित करता है। आपके स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन की कामना करती हूं। उपराष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अब तेज हो गई है। जदयू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो राधाकृष्णन का समर्थन करेगी। जदयू नेताओं ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी है। उनका मानना है कि राधाकृष्णन का अनुभव इस पद के लिए उपयुक्त है। ये समर्थन एनडीए की एकता को और भी मजबूती देता नजर आ रहा है। मतदाता अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सिर्फ देश को गुमराह करने के लिए महागठबंधन ने कल से बिहार की धरती से ये यात्रा शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि उन्हें 7 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा, वरना उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज 18 तारीख है, अब तक आपने वास्तव में कितने नाम गलत पाए और चुनाव आयोग को सौंपे क्या? भ्रम फैलाने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से देश को गुमराह करने के लिए बिहार के धरती से यात्रा शुरू करने कल से करने की क्या कर चुके। चुनाव आयोग ने उन्हें 7 दिनों के अंदर हल्फनामा दायर करने की बात कहा, नहीं तो लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज 18 तारीख है, आप कितने लोगों का नाम गलत था उसकी सूची चुनाव आयोग को दिए? कितने लोगों का नाम छूट गया वो उसकी सूची आपने दी? भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को विदाई देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। एनडीए ने रविवार को सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके लंबे सार्वजनिक जीवन की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन ने अपने विनम्रता, समर्पण और बुद्धिमत्ता से राजनीतिक और समाज में अलग पहचान बनाई है। उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन निश्चित रूप से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, एक बहुत ही संतुलित व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हमें खुशी होगी, लेकिन चुनाव होगा, भारतीय गठबंधन एक निर्णय लेगा। मैं नहीं कह सकता कि वो निर्णय क्या होगा, लेकिन आज हम इस पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। देश में उपराष्ट्रपति पद से भी अधिक गंभीर मुद्दा है वोट चोरी का मुद्दा, और हम इससे ध्यान भटकाना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत ही कुशल उन्होंने अपना दायित्व निर्वहन किया है। जब वो सांसद रहे तब भी उनकी भूमिका अच्छी रही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने साउथ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम निर्वाचित किया है। उन्होंने आगे कहा कि ये बहुत ही कुशल तरीके से अपने दायित्व का निर्वाह कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। भाजपा ने दक्षिण से हमारे उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम आगे किया है। बहुत ही कुशल उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन कहा। जब वो सांसद सदस्य रहे तब भी उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने साउथ से हमारे जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम निर्वाचित किया। खेड़ तालुका में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। आज सुबह 9:30 बजे जगबूढ़ी नदी पर बने भराणे नाका पुल के पास जल स्तर 7.40 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर चला गया है। जल स्तर अभी भी बढ़ रहा है। खेड़ नगर परिषद ने नागरिकों और व्यापारियों के लिए तत्काल चेतावनी जारी की है। सभी से सुरक्षित स्थान पर जाने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है। खेड़ दापोली मार्ग पर नरगोली में एक पेड़ गिरने के कारण सड़क कुछ देर के लिए बंद रही। फिलहाल एक ही लेन पर यातायात चल रही है और पेड़ को हटाने का काम चल रहा है। खेड़ में भारी बारिश के कारण कुछ स्कूलों ने छात्रों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। रत्नागिरी जिले में आज हुई बारिश के आंकड़े के अनुसार खेड़ तालुका में सबसे अधिक 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 48 घंटों में खेड़ में 340 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। वहीं सुरवे इंजीनियरिंग क्षेत्र में खेड़ दापोली मार्ग पर पानी का बहाव तेज होने के कारण सड़क बंद हो गया है। पानी सड़क में घुस गया है। कुल मिलाकर लगातार दूसरे दिन खेड़ तालुका में कोंकण में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और नदी नाले उफान पर है। प्रशासन ने सतर्क रहने, अफवाहों पर ध्यान न देने की लोगों से अपील की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सैंज लारजी मार्ग पर पागल नाला के पास सोमवार को भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ में अचानक गिरे मलबे और चट्टानों के कारण सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई। लैंडस्लाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें मलबा सड़क पर गिरते हुए साफ देखा जा सकता है। इस घटना के चलते लारजी और सेंज का संपर्क कट गया है। भूस्खलन के बाद कम से कम 15 पंचायतें कट गई हैं। अहिल्यानगर जिले में श्रीरामपुर शहर पुलिस ने 17 अगस्त दोपहर के समय नार्दन ब्रांच क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति नशे का इंजेक्शन बेचने वाली 25 वर्षीय युवती को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से मेफेटामाइन इंजेक्शन की 50 सीलबंद शीशियां बरामद की गई है, जिसकी कीमत हजारों रुपए बताई जा रही है। पुलिस निरीक्षक नीतीश देशमुख को गुप्त जानकारी मिली थी कि शिल्पा शेलके नाम की ये युवती जुपिटर गाड़ी पर सवार होकर नशे के इंजेक्शन की सप्लाई कर रही है। पुलिस ने तेज बारिश के बीच जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उप विभागीय पुलिस अधिकारी जयदत्त भवन ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर में नशे का कारोबार करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की कार्रवाई इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी और नागरिकों से अपील की कि वे इस संदर्भ में पुलिस को जानकारी देते रहें।
राजस्थान के बूंदी से बड़ी खबर सामने आई है। लाखेरी में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया और इसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोटा दौसा मेगा हाईवे पर देवनगर के समीप 2 ट्रकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 युवकों को लाखेरी अस्पताल में मृत घोषित किया गया। वहीं एक गंभीर रूप से घायल को कोटा में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। साथ ही 2 अन्य घायलों का उपचार जारी है। लाखेरी थाना पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लाखेरी क्षेत्र में हुई भीषण सड़क दुर्घटना से फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। किसानों और भूस्वामियों ने रायगढ़ जिले के पेड़ तालुका में वड़खल से डोलवी तक जेएसडब्ल्यू कंपनी के 3 पेज विस्तार प्रकल्प का कड़ा विरोध जताया है। रायगढ़ जिला शेतकरी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनंत भूरे ने बताया कि 22 अगस्त को होने वाली जनसुनवाई में हजारों किसान, भूस्वामी और परियोजना प्रभावित लोग 3 पेज परियोजना विस्तार का कड़ा विरोध करेंगे और परियोजना को बेदखल करेंगे। जेएसडब्ल्यू कंपनी क्षेत्र के लोगों ने नई परियोजना के खिलाफ एक व्यापक जन संघर्ष शुरू कर दिया है। अनंत भूरे ने अपील की है कि किसी भी प्रलोभन और लालच में न आकर लोग अपनी पीढ़ी को बचाएं और इस लड़ाई में शामिल हो। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने आक्रामक रूप से गंभीर आरोप लगाए हैं कि जेएसडब्ल्यू कंपनी बड़े पैमाने पर वायु, जल, ध्वनि और मुद्रा प्रदूषण फैला रही है। किसानों ने आशंका जताई है कि नई परियोजना से पर्यावरण का क्षय होगा, मानव स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होगा और जीव जंतु, जलीय जीवन और जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। प्रदूषण का कृषि उत्पादन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। नागरिकों के स्वास्थ्य भी फिलहाल खतरे में है और स्थानीय लोग की चिंता जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे मृत्यु की दरें बढ़ सकती है। ये जो नया कोक 3 प्लांट फेज 3 आया है, ये कुछ काम का नहीं है। ये खाली प्रदूषण देने वाला प्रकल्प है। ये प्लान में हमारा किसानों का पूरा विरोध है। हम जो 22 तारीख को जो जनसुनवाई जो रखी है उसमें हमारा पूरा विरोध है। हम सब किसान मिलके वो प्रकल्प को विरोध करने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण है वो सब मेडिकल अनफिट, फिटनेस के बारे में जो किसान जो वर्कर है जो काम करते हैं उनके सब हेल्थ के लिए वो बुरा प्लांट है। इसके लिए अभी सही वक्त में अपन जो विरोध नहीं किया तो अगला जो समय आने वाला है वो किसानों को, कामगारों को और जो इधर जो व्यक्ति रहते हैं गाँव वालों को बहुत बाधित करने वाला वो प्रकल्प है। इसलिए हम उसको विरोध करने वाले हैं। हमारे आगे चल अभी कोई सुनेगा नहीं तो हम इसके ऊपर अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, मोर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रकल्प का विरोध हमारा ठाम रहेगा। हम ये आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो समाज में ये प्रदूषण होता है उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। कोई भी उसके पीछे वो पैसा लेने के लिए जो भी उसके पीछे कंपनी वो अच्छा बोलती है, वो गाजर दिखाते हैं, उसके पीछे सब भागते हैं, लेकिन हम किसान के लिए आवाज उठाने वाले आदमी है। ये जो नया कोक 3 प्लांट फेज 3 आया है, ये कुछ काम का नहीं है। ये खाली प्रदूषण देने वाला प्रकल्प है। ये प्लान में हमारा किसानों का पूरा विरोध है। हम जो 22 तारीख को जो जनसुनवाई जो रखी है उसमें हमारा पूरा विरोध है। हम सब किसान मिलके वो प्रकल्प को विरोध करने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण है वो सब मेडिकल अनफिट, फिटनेस के बारे में जो किसान जो वर्कर है जो काम करते हैं उनके सब हेल्थ के लिए वो बुरा प्लांट है। इसके लिए अभी सही वक्त में अपन जो विरोध नहीं किया तो अगला जो समय आने वाला है वो किसानों को, कामगारों को और जो इधर जो व्यक्ति रहते हैं गाँव वालों को बहुत बाधित करने वाला वो प्रकल्प है। इसलिए हम उसको विरोध करने वाले हैं। हमारे आगे चल अभी कोई सुनेगा नहीं तो हम इसके ऊपर अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, मोर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रकल्प का विरोध हमारा ठाम रहेगा। हम ये आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो समाज में ये प्रदूषण होता है उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। कोई भी उसके पीछे वो पैसा लेने के लिए जो भी उसके पीछे कंपनी वो अच्छा बोलती है, वो गाजर दिखाते हैं, उसके पीछे सब भागते हैं, लेकिन हम किसान के लिए आवाज उठाने वाले आदमी है। ये जो महाराष्ट्र में लातूर जिले के अहमदपुर तहसील के किनगांव ग्राम पंचायत के सोनवनेवाड़ी क्रमांक 4 स्थित जिला परिषद स्कूल की इमारत 16 और 17 की मध्य रात्रि के बीच हुई बारिश के कारण गिर गई, लेकिन पता चला कि प्रशासन या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने अभी तक सूद नहीं लिया और न ही घटनास्थल का दौरा किया। ये जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 4 तक के लिए है और पिछली स्कूल की इमारत में 2 कमरे थे।
ये 50 साल पहले बनी थी। इस इमारत के बगल में 20 साल पहले एक कमरे वाली एक नई इमारत बनाई गई थी। इसमें पहली से चौथी कक्षा तक पढ़ाई हो रही थी। 2 शिक्षक और 1 पद खाली था। एक प्राथमिक विद्यालय 1 शिक्षक के भरोसे चल रहा है और इसकी आबादी 400 से 450 है। ग्रामीणों ने 2 कमरों का निर्माण तुरंत कराने की मांग सरकार से की है। वहीं घटनास्थल पर 4 टीवी के संवाददाता असलम शेख ने ग्रामीणों से बातचीत भी की है। अभी मैं लातूर जिले के अहमदपुर तालुके के जो एक छोटा सा गांव आता है सोननवाड़ी, जहां के इस गांव में जो पहली कक्षा से लेके तो चौथी कक्षा तक यहाँ पर एक जिला परिषद की जो स्कूल है और वो कल के दो दिन के बारिश की वजह से यहाँ पर वो गिर चुका है। तो मेरे साथ में कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पर, तो उनसे बातचीत करने वाले हैं हम। क्या कहेंगे आप, जो आपकी जो गांव की जो स्कूल है वो आप गिर चुकी है? ये सर हमारा इस स्कूल को 55 साल हो गया है। 55 साल से 10 साल से स्कूल बंद था। इसको रिपेयर किया है। इस जो गुत्तेदार था उसने रिपेयर अच्छे से नहीं किया। उसे समझाने के बाद भी उसने अच्छे से उसका रिपेयरिंग नहीं किया और ये कल शाम 11-12 बजे रात को ये गिर गया है। इसलिए हमको यही कहना है कि ये हमारा स्कूल अच्छे से मरम्मत करके दे। मरम्मत करके देना है या दूसरा बांध के? दूसरा बांधना वही। हाँ, अभी क्या बोलेंगे? ये तो गिर ही गया है ना। हाँ, तो वो बांध के देना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो यहाँ देखा गया तो और कुछ है यहाँ पर। क्या कहेंगे आप, जो आपका जो स्कूल है पहली कक्षा से लेके तो चौथी कक्षा, पहली से चौथी कक्षा तक ये स्कूल है यहाँ पे हमारे गांव में, और इसको 10-15 साल से ये खराब था एक रूम। उसे बार बार हम ग्राम पंचायत को निवेदन देके ग्राम पंचायत में दखल नहीं दिया और ग्राम पंचायत ने आगे बोल के बीडीओ को दिया, कलेक्टर को दिया, बोला है, यहाँ तक अभी तो कोई आया नहीं। 15 साल से ये खराब था। हम इसके नजदीक भी नहीं जाते थे, गिरेगा बोल के। और ये साहब पूरा ये स्कूल है 55-50 साल का, हम हमारे से उम्र से पहले का है। और इसके बगल में इसके ऊपर रख के दूसरा रूम बनाया, उसको हो गया 30-35 साल। तो इसके वजह से ये भी खराब हो गए, मतलब 2 रूम खराब हो गए। हमारे बच्चे के लिए अभी स्कूल नहीं है दूसरा, अभी तुरंत दूसरा 2 रूम हमको चाहिए, बना के दो। दूसरा 2 रूम दखल लेके दूसरा 2 रूम बना के दे दो। तो जैसा देखा गया है कि और कुछ यहाँ पे ग्रामीण है। क्या कहेंगे आप, जो आपका जो स्कूल गिरा है और आपकी शासन से क्या मांग है आपकी? 4 वर्ग थे और 10 साल से ऐसा ही खराब होके पड़ा था। प्रशासन की हलगर्जीपना से ये गिर गया और 2 दिन से शासन ने रेड अलर्ट दिया था, बारिश की वजह से पुराने मकानों में मत रहो, पुराने प्रशासकीय इमारतों में मत ठहरो। और 3 दिन बारिश भरपूर हो गया और बारिश में रात को ये स्कूल गिर गया। तो अभी जैसा देखा गया है कि और कुछ ना ग्रामीण यहाँ पर है। क्या कहेंगे आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमंत मारुति सोनोने है। तो अभी जो स्कूल गिरा है उसके बारे में क्या कहोगे? जो स्कूल जो गिरा है वो स्कूल पहले 50-55 साल का था और इसका बांधकाम अच्छा नहीं हुआ था। ठेकेदार ने जो है इसको पहले से कमजोर बनाया था और ये अभी है ना वो बारिश की वजह से गिर गया है। इसका पहले भी 1-2-3 बार इसका ये रिपेयर हुआ है, फिर भी वो भी ठीक नहीं हुआ था। पहले भी हमने 2-3 बार इसको ये क्या निवेदन दिया था, तो इधर कोई नहीं आया है। निवेदन देने के बाद भी कोई प्रशासन का आदमी इधर नहीं आया है। फिर भी हमने ये थोड़ा किया है, फिर अभी ये गिर गया है। अभी हम हमारे बच्चे स्कूल में हम नहीं भेज सकते। ऐसा गिरने जो गिर गया टूट गया उसमें हम नहीं भेज सकते। अगर कुछ हो गया इसके आगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है कि कौन है? सही। तो क्या कहेंगे सर आप? इसका जिम्मेदार वो शासन रहेगा, क्योंकि तो ये अपना हमारा स्कूल गिर गया और वो
कल छुट्टी थी, इस वजह से रात में जो दिन में जो गिरा तो फिर बहुत हमारे बच्चों को नुकसान होता था और हमारा शिक्षक भी अंदर जाता था और इसका जवाबदार शासन रहेगा। तो जैसा देखा गया है कि कल जो था छुट्टी का दिन था और आज भी जो है तो छुट्टी का दिन है, इसी वजह से कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो ग्रामीण जो है बहुत घबराए हुए हैं, जहाँ के शासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो स्कूल गिरा हुआ है उसको दुरुस्त नहीं बल्कि इसको दूसरा बनाया जाए। 4TV असलम शेख, लातूर। अभी मैं और अंबाला से इस वक्त बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा से साफ जाहिर होता है कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। विज ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अदालत ने इस पर पहले ही आदेश दे दिए हैं। ऐसे में यात्रा निकालने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे अदालत का फैसला नहीं बदल सकता। उन्होंने विपक्ष से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने, उसका पालन करने की अपील की है। अनिल विज का यह बयान राजनीतिक गलियारों में फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। और महाराष्ट्र राज्य में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए राधाकृष्णन को ढेरों शुभकामनाएं दी है। शिंदे ने कहा कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के नाते शिवसेना उन्हें पूरा समर्थन और सहयोग देगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिलेगी। शिंदे का मानना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर राधाकृष्णन को जो प्रशासनिक अनुभव मिला है उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। यह बयान उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की एकजुटता और समर्थन को स्पष्ट करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। फडणवीस ने राधाकृष्णन की योग्यता और अनुभव की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन इस महत्वपूर्ण पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है। मुख्यमंत्री ने एनडीए के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें आगामी चुनाव में सफलता की शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राधाकृष्णन देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये बधाई संदेश महाराष्ट्र की राजनीतिक एकजुटता और एनडीए के मजबूत समर्थन को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। जदयू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो राधाकृष्णन का समर्थन करेगी। जदयू नेताओं ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी है। उनका मानना है कि राधाकृष्णन का अनुभव इस पद के लिए उपयुक्त है। ये समर्थन एनडीए की एकता को और भी मजबूती देता नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4TV। नमस्कार।